तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आपको इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद फिर आप इसको रिवाइज़ करना है। आप एक काम करिएगा, आप इस वीडियोज़ को बस आप 2 से 3 बार देखिएगा। अगर सीरियसली आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प चाहिए तो आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मरुस्थल और झीलों की। देखिए है क्या कि जो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। स्टुअर्ट मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। कहा जाता है तमामी मरुस्थल, अभी रिसेंटली पेपर में आया है कि जो तमामी मरुस्थल है, तमामी मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो तमामी जो मरुस्थल है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ठीक है। कहा जाता है ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, कोलोराडो नदी बनाती है ग्रैंड कैनियन। कहा जाता है लेक विनिपेग, लेक विनिपेग कहाँ पर है, ये कनाडा में है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी जो आल्प्स है ये आपका न्यूजीलैंड में, दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर है, ये न्यूजीलैंड में है। और दक्षिणी आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कुक है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि माउंट कुक कहाँ पर है, तो आपको पता है कि दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी माउंट कुक है। पूछा गया है पेपर में क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जो अनाज मंडी है वो कहाँ पर है, विनिपेग। विनिपेग किसके लिए फेमस है, तो विनिपेग जो है वो आपका अनाज मंडी के लिए पॉपुलर है, ठीक है। तो ये विनिपेग आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित मरुस्थल है उसे बोलते हैं कालाहारी। बोत्सवाना में है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है नाम्बिया में और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहाँ पर है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में भी, अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कालाहारी मरुस्थल का जो आपका एरिया है वो कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा एरिया बोत्सवाना में है। ये कहाँ पर है, नाम्बिया में भी फैला हुआ है, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। आगे की बात करते हैं। कह रहा है चिहुआहुआन, बहुत इंपॉर्टेंट है चिहुआहुआन। चिहुआहुआन जो मरुस्थल है वो आपका मैक्सिको में है, यानी कि दक्षिणी यूएसए में। कह रहा है गोबी मरुस्थल ये आपका मंगोलिया तथा चीन में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में है, तो हम कह सकते हैं कि सहारा जो मरुस्थल है उसका विस्तार 11 देशों तक है। ये आपका लिखा हुआ है 11 देशों तक सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। कह रहा है कि जो कालाहारी मरुस्थल है, इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो पिग्मी। पेपर में पूछा गया है कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी में, ओके। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है कौन सा, पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब पेंटागोनिया का मरुस्थल है कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ये अभी रिसेंटली एक पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। आटाकामा ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। कोलोराडो ये आपका यूएसए में है। कालाहारी ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। थार मरुस्थल है ये आपका भारत और पाकिस्तान में। ध्यान रखना कि जो सहारा मरुस्थल है, सहारा ये आपका 11 देशों में फैला हुआ है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल का विस्तार कितने देशों तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो आटाकामा मरुस्थल है, आटाकामा, देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो आटाकामा मरुस्थल है वो कहाँ पर है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। अभी इसको मैप वाइज एक वीडियो आएगा जिसमें सारे मरुस्थल, घास के मैदान मैप वाइज होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। ये कहा जाता है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक है। ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटा। आगे देखते हैं। कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये सहारा मरुस्थल है। अभी मैंने बताया कि ये 11 देशों में फैला हुआ है, ये 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कितने देशों में, 11 देशों में। ये जस्ट आपको अभी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पर है, अभी आपने देखा है भारत, ठीक है, भारत और पाकिस्तान साइड, ठीक है। 2 मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके दस्ते लुट, एक आपके दस्ते कबीर। अगर आपसे कभी पूछा जाए दस्ते लुट और दस्ते कबीर दोनों ईरानी मरुस्थल हैं। लुट और कबीर दोनों कैसे मरुस्थल हैं, ईरानी मरुस्थल हैं। ये पेपर में पूछा गया है कि दस्ते लुट, दस्त ए लुट और दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर। तो आपको ध्यान रखना लुट कबीर ये कैसे मरुस्थल हैं, ये आपके ईरानी मरुस्थल हैं, ठीक है, ईरान में है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि जो सबसे कम जो जनसंख्या है
घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल वो कौन सा है? सहारा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, मतलब कहने का सहारा जो मरुस्थल है वो उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितने देशों तक फैला है? 11 देशों तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है या ये जो PDF है, ये उन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं पेपर में, तो उनका मैंने कंपाइलेशन करके रखा हुआ है। तो आप इसको देखिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। अच्छा, बात करते हैं भूमि की। देखिए भूमि 3 तरीके से होती है। एक आपकी आरक्षित भूमि होती है, एक आपकी संरक्षित होती है, एक आपकी अवर्गीकृत भूमि होती है। ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में पूछा जाए कि मोजावे मरुस्थल कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका में। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मोजावे जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो मोजावे जो मरुस्थल है वो आपके नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखिए। सोरेनसन, ध्यान रखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सोरेनसन भी कहाँ पर है? अमेरिका में भी है। अच्छा, सर्वाधिक संरक्षित जो भूमि है वो किसके पास है? भारत के पास। क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, कह रहा है देश के क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक कृषि में संलग्न देश कौन सा है? भारत है। भारत की 51% जो जनसंख्या है वो आपका कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, चलिए अब अटाकामा की बात कर लेते हैं। देखिए अटाकामा अभी हमने आपको बताया था कि जो अटाकामा है वो साउथ अमेरिका में है। अटाकामा वहाँ पर साउथ अमेरिका में है। सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था, यह उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू के मध्य है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चुक्की माता क्षेत्र क्या है? देखिए चुक्की माता जो क्षेत्र है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की माता क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो हम ये आपको यहाँ बता देते हैं कि जो चुक्की माता है, चुक्की माता ये आपके साउथ अमेरिका में, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका में है। तो चुक्की माता दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और ये किसके लिए? विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है चुक्की माता को। तो आज से आप ध्यान रखेंगे, तांबा राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तांबा राजधानी, तो क्या हो जाएगी तांबा राजधानी? चुक्की माता। और चुक्की माता कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। अब बात करते हैं तकला माकन की। देखिए तकला जो माकन मरुस्थल है, तकला माकन मरुस्थल में क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये चीन में है। ये कहाँ पर है? ये चीन में है तकला माकन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि यह टियानसिन पर्वत श्रृंखला तथा क्यूनुलुन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। तकला माकन में सबसे पहले चाय का पौधा देखा गया था, यानी कहाँ पर? टियानसिन में चाय का पौधा यहीं पर देखा गया था। ठीक है, ओके। आपको ध्यान क्या रखना कि जो तकला माकन है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। बस आपको इतना ध्यान रखना। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं या पेपर में आए हैं या पेपर में आने लायक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉफ़ी है, ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी जो है वो मूल रूप से पौधा कहाँ का है? तो आपको पता है कि इथोपिया का है। इथोपिया को क्या कहते हैं? अबिशीनिया का पठार। तो कॉफ़ी मूल पौधा जो है वो कहाँ का है? इथोपिया का है। तो इथोपिया की कैपिटल क्या होगी? आदिश अबाबा। तो इथोपिया की कैपिटल क्या होगी? आदिश अबाबा। ठीक है, चाय किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आया है पेपर में। चाय जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कराकुम मरुस्थल। देखिए कराकुम मरुस्थल आपसे पूछ रहा है, कराकुम मरुस्थल कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, कराकुम जो मरुस्थल है वो आपका तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है। और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या? अश्गाबाद। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्कमेनिस्तान, ये बहुत सारे कंट्रीज टाइप है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तो इनकी राजधानी याद रखिएगा। जैसे किर्गिस्तान की बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? अश्गाबाद। ठीक है, तो अश्गाबाद इसकी कैपिटल। आप याद कैसे रखेंगे? तुर्क में अस्का या तुर्क में अस्सु, अस्सु मतलब घोड़ा, तो तुर्क में घोड़ा। ठीक है, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, लवणता कई बार पूछी जाती है पेपर में। तो लवणता जो है, लवणता प्रत्येक 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा को कहते हैं लवणता। ठीक है, ये मृत सागर कई बार पेपर में पूछा गया। मृत सागर क्या है? सबसे पहली बात, मृत के आगे सागर लगा हुआ है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये मृत सागर जरूर बोलते हैं लेकिन ये झील है। ये कहाँ पर है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे। तो मृत सागर अगर पूछा जाए तो मृत सागर कहाँ पर है? तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। ठीक है, ये मृत सागर। कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कहाँ पर है, सर्वाधिक खारे पानी की झील, तो ध्यान रखना सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है, ये खारा लिखा हुआ है। सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है वो बान झील है, लेकिन बान झील कहाँ पर? तुर्की। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बान झील जो कहाँ पर है वो कहाँ है? बान झील तुर्की। तुर्की की कैपिटल क्या होगी? तुर्की की जो कैपिटल होगी वो होगी अंकारा। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, तुर्की की कैपिटल अंकारा है। सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है? वान झील। ठीक है, ध्यान रखते हैं। मृत सागर कहाँ पर है?
जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टोबा झील की। देखिए ये जो टोबा झील आपको दिख रही है, टोबा झील एक्चुअल में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि टोबा झील, टोबा जो झील है, टोबा लेक, टोबा लेक कहाँ पर है? तो आप ध्यान रखेंगे जो टोबा लेक है वो इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल वो क्या है? जकार्ता है। ठीक है, तो टोबा लेक कैसी है? क्रेटर लेक है। ठीक है, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी के बाद जो बनता है वो ऊपर जो मुख होता है उसे क्रेटर कहते हैं। ये इंडोनेशिया में। ठीक है। अच्छा, अगर कभी पूछा जाए कि जो खारे पानी के हिसाब से इनको बढ़ते क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? सबसे पहले आप लिखेंगे इसको, नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे बांझील तुर्की, नंबर 1 पे है बांझील। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे है मृत सागर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया मृत सागर कहाँ पर? इजली आपका जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। थर्ड नंबर पे अगर कभी पूछा जाए, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा? ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। अब ग्रेट सॉल्ट लेक है कहाँ पर? जरा इसको ध्यान रख लेते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर? देखिए ग्रेट सॉल्ट जो लेक है वो आपके यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछिए अगर ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है तो यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, मैं बताऊंगा इसको कैसे मिलेगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप बस ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं टिटिकाका झील। देखिए जो टिटिकाका झील है ये आपका पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। पेपर में पूछा जाता है बहुत बार कि जो टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील ये कहाँ पर है? तो टिटिकाका झील जो है वो आपके पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज। इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विश्व की, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बोल्टा झील है। अब पूछा जाएगा बोल्टा झील है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा बोल्टा झील अफ्रीका के घाना में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है उस झील का नाम क्या है? बोल्टा झील। ये कहाँ पर है? अफ्रीका के घाना में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है, मानव निर्मित झील, उसको कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब ये झील तो है, ये क्या है? ये रिहंद बांध के पीछे बनी हुई है। ठीक है, रिहंद बांध कहाँ है? ये यूपी के सोनभद्र में। किस जिले में? सोनभद्र जिले में। ठीक है, और किस नदी पर बना है? रिहंद नदी पर। किस नदी पर बना है? रिहंद नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अरल सागर झील, ये स्तरुद्ध झील है, ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की मध्य है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की क्या है? ताशकंद। ठीक है, अच्छा ओके। कजाकिस्तान का जो मुद्रा है वो कजाकिस्तान टेंगे है, और उज्बेकिस्तान का क्या? उज्बेकिस्तान सोम है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन इसके बाद कि पाकिस्तान के जो पहले पीएम थे ये लियाकत अली थे। ये एक बार क्वेश्चन आए इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट के तौर पर इसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कि जो पाकिस्तान के जो पहले पीएम थे उनका नाम था लियाकत अली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़े से ताशकंद समझौते की। अब देखिए ताशकंद समझौता क्या है, देखते हैं। ताशकंद समझौता भारत के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था। किन किन के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। डेट याद रखिएगा, डेट इस बार पूछते हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। डेट लिखी होगी 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी। तो ताशकंद समझौता की डेट क्या हुई? 10 जनवरी और 1966। ठीक है, ये हुआ किन किन के बीच था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य। के लाल बहादुर शास्त्री तो हम याद रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद समझौते में। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री तो याद रहता है, लेकिन ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री और किन के बीच हुआ था? और हुआ था अयूब खान के बीच। अयूब खान कौन थे? ये वहाँ के उस समय प्रेसिडेंट थे। कौन थे? ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ताशकंद समझौता की बात की अगर हम बात करें तो ताशकंद समझौता के बाद आता है हमारा पंचशील समझौता। इंपॉर्टेंट है पंचशील समझौता। आपको पता है कि 1954 में हुआ था। इस समय नेहरू जी थे। 1954 में हुआ था। डेट याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। ये तिब्बत और भारत के मध्य हुआ था। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन बनता है कि अरल सागर को द्वीपों की झील कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरल सागर को क्या कहा जाता है? अरल सागर को द्वीपों की झील कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है बाल्कस झील। बाल्कस झील कहाँ पर है? बाल्कस झील कजाकिस्तान में है
और है तांबा खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि बालका झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ठीक है, चलिए। मरकाइबो झील ये वेनेजुएला में है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कैपिटल वेनेजुएला की क्या है? कराकस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिए कि वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो क्या है? कराकस। ठीक है, और मरकाइबो झील कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। ठीक है, चलिए। टांगानिका झील, टांगानिका, ध्यान सुनना, टांगानिका अफ्रीका, आप ऐसे याद करेंगे, टांगानिका तंजानिया। ठीक है, तो टांगानिका जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है। और कहाँ पर है? तंजानिया में। ठीक है, आयर झील ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, आयर झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। कह रहा है इसके बाद कैस्पियन सागर, ध्यान से सुनिएगा इसको। ओके, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी तथा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे कोई पूछे सब विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो क्या है? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन जो सागर है ये 5 देशों के साथ सीमा बनाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 5 देशों के साथ। कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। कह रहा है कैस्पियन सागर में 2 नदियों आकर गिरती हैं, 2 नदियाँ आकर गिरती हैं। कौन कौन सी? एक तो यूराल नदी है। कौन सी है? यूराल। और दूसरी क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा रिवर। यूरोप की लिखा हुआ है यहाँ, देख सकते हैं आप। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी वो कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये विक्टोरिया झील का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया। अगर आप पेपर देते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि विक्टोरिया झील, देखिए विक्टोरिया झील सबसे पहले कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया 3 देशों के साथ सीमा बनाती है जिसको कहते हैं KTU। ये ऐसे ही याद करिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विक्टोरिया झील है वो कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। तो हम क्या कहेंगे? विक्टोरिया झील पहली बात तो अफ्रीका महाद्वीप की है और 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। के से क्या हो जाता है? के से हो जाता है केन्या, टी से हो जाता है तंजानिया। अभी टांगनिका पढ़ा था तंजानिया, वही चीज़ आ गई तंजानिया। टी से तंजानिया हो जाता है और यू से युगांडा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, यहीं पर पाई जाती है मसाई जनजाति। कहाँ पर पाई जाती है? यहीं पर मसाई जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। कह रहा है जो टोबा है, टोबा ये इंडोनेशिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो झील है वो आयर झील है। पेपर में क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? ऐसे पूछेगा, आयर झील, आयर झील का संबंध किससे है? तो आप लिखेंगे आयर झील किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। आयर झील का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है जियार झील। ठीक है, जियार झील ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है। ग्रेट बियर लेक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेट बियर लेक है ये कहाँ पर है? कनाडा में है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक कहाँ पर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ग्रेट जो बियर लेक है वो हमारी कनाडा में है। ठीक है, ताना झील बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ताना झील ध्यान से सुनिएगा, ताना झील जो है वो आपकी इथोपिया में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? इथोपिया में। ताना झील इथोपिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब्बाह तंत्र है, आपने पढ़ा जरूर होगा पहले कभी ना कभी, लेकिन इस बार आपने पढ़ा अगर तो फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे अब्बाह तंत्र को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब्बाह तंत्र क्या होता है। नदियों का जो पानी बहता है या नदियाँ जो आपस में जोड़ते हुए चलती हैं इनको बोलते हैं अब्बाह तंत्र। ठीक है, अगर कहा जाए आपसे कि सबसे बड़ा जो अब्बाह तंत्र है वो गंगा नदी का है। कितना बड़ा है? ये 2525 किलोमीटर बहती है। जो नदी जितनी लंबी दूरी तय करती है वो उतना बड़ा अब्बाह तंत्र बनाती है। तो पहले नंबर पे क्या होना जाएगा? गंगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे गोदावरी है। गोदावरी। अभी कभी कभी क्या होता है ना, गंगा नहीं होता है पेपर में, ऑप्शन में गंगा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? गोदावरी। तो गोदावरी का अब्बाह तंत्र कितना है? 1465 किलोमीटर। सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, कह रहा है हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये किन 2 श्रृंखलाओं के बीच सिंधु नदी बहती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रृंखलाओं के बीच सिंधु नदी बहती है? ये इतने बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। देखिए आपको मैं कुछ यहाँ दिखाने की बात करता हूँ, ध्यान सुनना आप। पहले मैं इसे समझ लीजिए आप। यहाँ से अगर देखा जाए ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, अब इस नक्शे में आप ज़रा गौर करिएगा, क्या है? ये ऊपरी है, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा नॉर्थ है वो है। अच्छा ये है काराकोरम, ये आपसे क्या है? ये काराकोरम है, ये है हमारा काराकोरम।
ठीक है, ये हमारा लद्दाख और ये हमारा जास्कर, 3 श्रेणियाँ हो गई। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे कलेजा से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाओ, तो का से जो होगा वो हमारा क्या होगा? का से होगा हमारा काराकोरम, का से हमारा काराकोरम, काराकोरम। ला से होगा लद्दाख, ठीक है, और जा से होगा हमारा जास्कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, तो आपसे अगर पूछे जाए सिंधु नदी कहाँ से बहती, तो आपको पता है कि जो सिंधु नदी है ये एक्चुअल बहती कहाँ से, तो ये यहाँ पे एक हिमनद पड़ता है, ये यहाँ पे एक हिमनद है, ठीक है। सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। भारत में जब ये प्रवेश करती है ना, तो ये दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से। और चिल्लास नामक जगह से ये बाहर निकलती है। अगर पेपर में पूछा जाए कि सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करती है, दमचौक से प्रवेश करती है, प्रवेश कहाँ से करती है? दमचौक नामक स्थान से, और चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है, यहाँ से ये बाहर निकलती है, ठीक है। अच्छा, काम का क्या है क्वेश्चन, ध्यान सुनना, कि आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंधु नदी है वो किन किन के बीच से गुजरती है, तो आप बताओ। ऊपर काराकोरम है, नीचे लद्दाख है, यहाँ जास्कर है। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो आप बताओ ये सिंधु नदी है ना, यही तो है सिंधु नदी। तो हम कह सकते हैं जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है। आपको पता होगा ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पेपर में आ चुका है कि सिंधु नदी किन के कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आप तो ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी याद करने के चक्कर में आप कलेजा ध्यान रखेंगे, इन दोनों के मध्य से गुजरती है सिंधु नदी, ठीक है। अच्छा, का से क्या हो गया? काराकोरम हो गया। ला से क्या हो गया? लद्दाख हो गया। जा से क्या हो गया? जास्कर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सिंधु नदी जो तंत्र है इसमें शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। ये इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। आप अगर पेपर देते हैं तो आपको ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी। अगर आप पेपर नहीं देते हैं, आपसे मतलब ऐसे ही जनरली पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, ठीक है। मेहनत बहुत है इसमें, आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत कुछ याद आने वाला है, ठीक है। चलिए याद करते हैं सिंधु नदी तंत्र। किसकी बात करते हैं? सिंधु नदी तंत्र। अभी मैंने आपको सिंधु क्या बताया था? कलेजा से बताया था। कलेजा मतलब क्या होता है? काराकोरम, इन दोनों के बीच बहती है सिंधु, ठीक है। ला से मतलब क्या हो गया? लद्दाख। जा से मतलब जास्कर। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सिंधु नदी तंत्र। देखिए एक्चुअल में है क्या, ये हमारा भारत का ऊपरी नक्शा है, ठीक है, नॉर्थ वाला एरिया, ठीक है। ओके, आपको अभी मैंने क्या बताया था कि सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है, यहाँ से निकलती है, दमचौक से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से, ठीक है। निकलती कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास नामक जगह से बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है? चिल्लास से। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका क्रम बहुत बार पूछा गया है, तो आप इनको क्रम से याद रखेंगे। सिंधु, झेलम और चिनाव, एक लाइन में आप इसे याद करेंगे, फिर दूसरी लाइन में आप याद करेंगे रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास और सतलुज। देखिए मैं आपको बता दूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 1960 में हमारा सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। 1960 में हमारा सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता, इस समझौते में क्या कहा गया था? इस समझौते में कहा गया था कि ऊपर की 3 नदियाँ, कौन सी हो गई 3 नदियाँ? एक हमारी सिंधु हो गई, एक हमारी झेलम हो गई और दूसरी हमारी चिनाव हो गई। सिंधु, झेलम, चिनाव। और नीचे की कौन सी हो गई? रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलुज हो गई। एक्चुअल में क्या कहा था इसमें ये कहा गया था कि ऊपर की 3 नदियों का जो पानी है उसका 80% पाकिस्तान लेगा, 20% इंडिया लेगा। नीचे की 3 नदियों का जो पानी है इसका 80% इंडिया लेगा और 20% कौन लेगा? 20% इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। अभी ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं इसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये हमारा गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री से। अभी गंगा का आबातन पढ़ेंगे, नीचे आएगा गंगा का, बहुत डीप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत बार पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अब ये कहाँ पर है? ये एक्चुअल में तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में, ठीक है। अभी ब्रह्मपुत्र का भी आबातन पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखिएगा। अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, तो आप ध्यान रखिएगा सतोपंथ से क्या निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग बनाते हैं। अभी बताते हैं कौन कौन से प्रयाग बनते हैं, कैसे प्रयाग बनते हैं।
तो एक्चुअल उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं। कितने प्रयाग? 5। इसलिए उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा मैप है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप गौर करिएगा अच्छे से, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक्चुअल में ये है सतोपंथ ग्लेशियर, ये हमारा सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर से ये अलकनंदा निकल रही है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया कि अलकनंदा के पास कौन सी जगह है, तो हम आंसर क्या देंगे? बद्रीनाथ। अलकनंदा के पास क्या है? बद्रीनाथ। और ध्यान रखना केदारनाथ क्या है? केदारनाथ यहाँ पर है, ये केदारनाथ है। ये पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मंदाकिनी के पास केदारनाथ है और अलकनंदा के पास आपका बद्रीनाथ है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ से अलकनंदा निकलती है, यहाँ से अलकनंदा निकल के आएगी। ओके, यहाँ से अलकनंदा निकल के आई, ये यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ती हुई आई, ये आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ओके। होता क्या है कि यहाँ से सबसे पहले आके इसमें धौली गंगा मिलती है। ये कौन सी? धौली गंगा मिलेगी। फिर नीचे मंदाकिनी आके मिलेगी, नंदाकिनी बोलते हैं इसको। फिर पिंडार गंगा निकलती है। ठीक है, होती क्या है कि अलकनंदा तो ये बह रही है, तो अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है वहाँ विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, तो धौली गंगा और अलकनंदा के बाद विष्णु प्रयाग बनता है, फिर नंद प्रयाग बनता है, फिर कर्ण प्रयाग बनता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि धौली गंगा और अलकनंदा, देखिए अलकनंदा और धौली गंगा तो साथ में ही है। आप ध्यान से रखेंगे इसको, क्या है कि अलकनंदा जहाँ से निकलती है धौली गंगा से मिलती है तो विष्णु बनाती है। क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी से नंद प्रयाग, नंदाकिनी से आप क्या याद रखेंगे? नंद प्रयाग। और पिंडार से आप कर्ण, पिंड कर्ण, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्या होगा? चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर से ये है क्या? मंदाकिनी निकलती है, ये आगे आती है और ये आगे आकर जाके मिल जाती है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर आके मिल जाती है, किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। तो मंदाकिनी अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कैसे बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है मंदाकिनी के मिलने से और अलकनंदा के मिलने से। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। आपने PDF अगर पढ़ी हो, पहले लगाई हो, जरूर पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है? यहाँ से गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये यहाँ से आती है, गंगोत्री से ऐसे आती है, आते आते ये टेहरी बांध है, ये भागीरथी है, मतलब यहाँ से मतलब यहाँ तक भागीरथी कहलाती है। और यहाँ से भिलांगना रिवर आके से मिल जाती है और टेहरी बांध पर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, जब ये आगे जाते हैं, आगे जाकर ये आप देख सकते हैं आप अलकनंदा से जाके मिल रही है। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाते हैं? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग किन दो नदियों के बीच बनता है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, आप इसको याद कर लेना, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर से तो निकलती है क्या? आपकी अलकनंदा निकलती है, धौली गंगा से विष्णु प्रयाग बनाती है, नंदाकिनी से नंद प्रयाग बनाती है, पिंडार गंगा से कर्ण प्रयाग बनाती है, फिर रुद्रप्रयाग मिलता है किससे? मंदाकिनी और अलकनंदा से रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन? कह रहा है इसमें यमुना की सहायक नदियाँ का ये ग्राफ बना हुआ है, देख सकते हैं आप। एक्चुअली यमुना की सहायक नदियाँ क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। यमुना, आपको पता है यमुना यहाँ से निकली, ये यमुना आ गई। ठीक है, यमुना यहाँ से निकल रही है, यहाँ से आके इसमें गंगा मिल रही है। ठीक है, ये गंगा मिल रही है, फिर यहाँ से एक बनास नदी आके मिल जाती है, यहाँ से चंबल, फिर यहाँ से क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। अगर पूछे जाए कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की। यहाँ से सिंध आके इसमें मिल जाती है, बेतवा यहाँ मिल जाती है और ये केन यहाँ मिल जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बनास, हिंडन, ठीक है, गंगा, चंबल, क्षिप्रा, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है देखते हैं ज़रा। एक्चुअल में गाज़ियाबाद में एक जगह है। ठीक है, गाज़ियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आप कहेंगे हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पर? हिंडन एयरपोर्ट गाज़ियाबाद में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्चुअल है क्या, ध्यान से सुनिएगा। ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ये अमरकंटक की पहाड़ी है। यहाँ अमरकंटक की ये पहाड़ी हो गई आपकी, ये क्या हो गया? ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ी हो गई। अमरकंटक की पहाड़ी से क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, एक्चुअल में सबसे पहले जैसे ये नदी निकलती है, इस पर 5 बांध बने हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहला बांध बना है बरगी बांध। ठीक है, और बरगी बांध के बीच में यहाँ जो पानी बचा हुआ है, यहाँ पर एक जलाशय बना है जिसे कहा जाता है रानी अवंतीबाई जलाशय। ठीक है, फिर इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, फिर ओंकारेश्वर डैम बना हुआ है, फिर माहेश्वर डैम बना हुआ है। ठीक है, माहेश्वर बांध तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। माहेश्वर बांध किसके ऊपर बना है? नर्मदा के ऊपर बना हुआ है। ओंकारेश्वर बांध भी आपका किसके ऊपर बना हुआ है? नर्मदा के ऊपर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध भी आपका कहाँ बना है? नर्मदा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के बांध है। जैसे ही आगे जाती है तो ये गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर एक सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ये कहाँ पर बना हुआ है? गुजरात में। ठीक है,
अगर पूछा जाए पेपर में आपसे कि भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा, हीराकुंड बांध कहाँ है, आपका महानदी के ऊपर बना है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है दक्षिण की गंगा, ध्यान सुनिएगा, आपसे कह रहा है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की जो गंगा कहा जाता है वो कावेरी को कहा जाता है। एक्चुअल होता है क्या है कि जो गंगा है वो गंगा बहुत पवित्र नदी है। गंगा कैसी नदी है, पवित्र है, इसलिए कावेरी को दक्षिण में सबसे पवित्र नदी की तुलना की गई है। दक्षिण में सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा, ठीक है। अच्छा, दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी को। ये इसलिए बोलते हैं ये सबसे लंबी है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी है, ठीक है। अच्छा, गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकम पहाड़ी आती है, वहाँ से गोदावरी निकलती है। अब पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछा है कि गोदावरी का उद्गम बताइए, तो हम आंसर क्या करेंगे कि महाराष्ट्र की त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती, कामबिनी, ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी नदियाँ हैं, कावेरी की। तो कावेरी, ये स्वर्णवती, लक्ष्मण तीर्था, कवानी। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लक्ष्मण तीर्थ है, जो लक्ष्मण तीर्थ है ये किसकी सहायक नदी है, तो हम क्या आंसर करेंगे, कावेरी की। और कावेरी को क्या बोलते हैं, गंगा, दक्षिण की गंगा, ठीक है। अच्छा, अब दामोदर की बात कर लेते हैं। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी, तो ध्यान से सुनते हैं दामोदर की। ये आपका है दामोदर नदी का, ये आपका अब्बाह तंत्र है, ठीक है। ये फरक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में, यहाँ से ये पद्मा धारा हो जाती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। यहाँ से बराकर नदी आती है। पेपर में क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया था कि दामोदर नदी की सहायक नदियाँ है, तो बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। हुगली यहाँ जाके फिर एक धारा यहाँ को निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि जर्मनी का एक प्रदेश है रूर, जर्मनी में जगह है रूर, वहाँ पर क्या होता है, कोयला होता है, तो इसलिए जर्मनी का रूर, इसलिए भारत का रूर बोलते हैं छोटा नागपुर पठार को, ठीक है। ये रूर कहाँ है, जर्मनी में एक जगह है रूर, ठीक है। आगे देखते हैं, माही नदी। माही नदी की बात अगर करा जाए तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है, कर्क रेखा को। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो माही रिवर है ये कर्क रेखा को काटती है। ये किसको काटती है, कर्क रेखा को, ठीक है। इसे आदिवासियों और भीलों की गंगा कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भीलों की गंगा किसे कहा जाता है, भीलों की गंगा। तो जो भीलों की गंगा है वो किसे कहा जाएगा, ये माही रिवर को कहा जाएगा। तो माही 2 बार काटती है, किसे काटती है, कर्क रेखा को। ध्यान रखिएगा, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माही 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं पेरियार नदी की। तो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर आएगा कि केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। ये अपना पानी बेम्बनाथ झील में गिराती है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखते हैं। ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ पर है, ये आपके तिब्बत में पड़ता है, चेमा युंगडोंग, ठीक है, ओके। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ क्या हैं, आप बहुत गौर से इसको देखिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, देखिए, दिवांग नदी, लोहित नदी, इसे कहा जाता है खूनी नदी। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहित नदी को कौन सी नदी कहते हैं, खूनी नदी कहते हैं, ठीक है। एक सुबनसिरी है, धनसिरी है, केमांग है, संकोस है, तीस्ता। इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तीस्ता नदी को, ठीक है। जिया भरेली, पगलादिया और कोपली, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये किसकी सहायक हैं, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय तथा उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अब्बाह तंत्र है, तो रावी, रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झेलम का उद्गम कहाँ है, तो झेलम शेषनाग झील से निकलती है, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। सतलुज, बारालाचला दर्रा हिमाचल से निकलती है। सहायक नदियों की बात करते हैं, यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस। पेपर में क्वेश्चन पूछा है टोंस किसकी सहायक नदी है, टोंस यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की अभी मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर। नर्मदा की तवा नदी और हिरण नदी, तवा और हिरण दोनों नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। भीमा और कृष्णा, तुंगभद्रा, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यह पेपर में ऐसे पूछा गया है कि भीमा किसकी सहायक नदी है, तो भीमा तुंगभद्रा की सहायक नदी है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नदियों का जो मायका है वो एमपी को कहा जाता है, जैसे बुद्ध का पालना यूपी है, नदियों का जो मायका है वो एमपी को कहा जाता है। अवध के मैदान की प्रमुख नदी है घाघरा नदी। अब घाघरा नदी निकलती कहाँ से है, तो ध्यान से सुनना, मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है, इसकी नदियाँ कौन सी, काली, शारदा, सरयू और राप्ती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला कह रहा है आपसे कि महान हिमालय के उत्तर से नदी निकलती है सतलुज। पेपर का क्वेश्चन है, सतलुज जो है वो महान हिमालय, अभी हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। महान हिमालय के उत्तर से निकलती है सतलुज, महान हिमालय के उत्तर से निकलती है। पेपर में पूछे सतलुज कहाँ से निकलती है, तो सतलुज महान हिमालय के उत्तर से निकलती है। अभी रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी का जो डेल्टा है वो कैसा है, चापाकार। आपसे कोई पूछे चापाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा, सिंधु और नील, ये चापाकार डेल्टा बनाती हैं। ज्वार नदमुख डेल्टा कौन बनाती है, नर्मदा, ताप्ती और राइन, ये ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ज्वार नदमुख डेल्टा कौन सी बनाएंगी, ज्वार नदमुख डेल्टा बनाएंगी नर्मदा, ताप्ती और राइन। ठीक है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा, पच्छी पंजा डेल्टा ये मिसिसिपी मिसौरी बनाती है, कौन सी, पच्छी पंजा, ध्यान सुनना, मिसिसिपी मिसौरी कौन सा होगा, पच्छी पंजा। ठीक है, रुंडित डेल्टा कौन सी बनाती है, वांगो या कावेरी, वांगो चाइना है और रुंडित डेल्टा बनाती है, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, नर्मदा, माहे, ताप्ती और साबरमती, ये चारों नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं, अरब सागर या खंबात की खाड़ी में। वांगो रिवर को क्या कहते हैं, वांगो रिवर को बोलते हैं चीन का शोक, और भारत की वांगो कहा जाता है महानदी को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की वांगो किसे कहा जाता है, महानदी को। ठीक है, चलिए, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। ओके, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये भ्रंश घाटी से बहती हैं। किस घाटी से बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर भ्रंश घाटी से बहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झेलम, आपको भी मैंने क्या पढ़ाया था, झेलम जो नदी है वो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, कश्मीर घाटी में बहती है। झेलम की सहायक है किशन गंगा, कौन सी गंगा है, किशन गंगा। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया नीलम नदी का दूसरा नाम, तो नीलम नदी क्या है, नीलम नदी का दूसरा नाम क्या है, किशन गंगा। ठीक है, ओके। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, झेलम। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य झील है। झेलम नदी बूलर झील बनाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बूलर झील किस नदी द्वारा बनता है, झेलम। झेलम नदी भारत पाक सीमा बनाती है। झेलम नदी पर उरी और तुलबुल, पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि उरी परियोजना किस नदी पर है, और यहाँ पर एक पूछा जाएगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल। तो उरी और तुलबुल दोनों किस पर हैं, झेलम नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिमालय का थोड़ा सा नक्शा ये बना हुआ है, देखने आप इसको ध्यान समझेंगे। देखिए हिमालय का फुटिल मतलब कि जो चरण पादुका है, मतलब जो चरण है वो शिवालिक को कहते हैं, कि सबसे बाहरी रेंज कौन सी है, शिवालिक। ध्यान से देखना आप जरा, हमने आपको क्या बताया था कि ट्रांस हिमालय, ऊपरी हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, ऊपरी हिस्सा हमारा कहलाएगा ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या पाया जाता है, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय में पाता है कलेजा। का से काराकोरम, का से हो जाता है काराकोरम, ला से हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, और जा से हो जाएगा जास्कर। इनका क्रम पूछते हैं, बहुत बार ध्यान रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मैंने बताया था लेह और जा में आपका सिंधु नदी बहती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु नदी किन के बीच बहती है, तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, काराकोरम है, लद्दाख और जास्कर। तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद जो आता है वो आता है बृहद हिमालय। देखिए ये बृहद हिमालय हमारा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बृहद हिमालय पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बृहद हिमालय है ना, इसी को बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं, हिमाद्री। तो सबसे पहले ट्रांस आएगा, उसके बाद बृहद या महान आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो ये वाली श्रेणी है ना, ये वाली जो श्रेणी है, ये हमारी है मध्य या लघु हिमालय। तो इसको क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय, या मध्य हिमालय का जो उपनाम है इसे बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलते हैं, लघु हिमालय। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन सी आती हैं इसको अलग बताएंगे। ठीक है, अच्छा इसी को बोलते हैं हिमांचल। क्या बोलते हैं, हिमांचल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को हिमांचल बोलते हैं। अब देखिए जरा आगे देखते हैं।
कह रहा पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है? अभी देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय हो गया था, फिर महान हिमालय है, अब मध्य हिमालय। अब देखिए मध्य हिमालय में क्या है, ये है हमारा पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत। तो पीर पंजाल है ये तो हमारा जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर जो है वो हमारा हिमाचल में है, नागटिब्बा यूके में है और महाभारत हमारा कहाँ पर है, नेपाल में। ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये किस श्रेणियाँ हैं, कौन सी श्रेणी? मध्य हिमालय की। किस हिमालय की? मध्य हिमालय की। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ बताओ आप, तो हम लोग क्या कहेंगे? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और और महान हिमालय। ठीक है, महाभारत याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महान हिमालय में क्या है, महान हिमालय देखिए महान जो हिमालय है ये हमारे यहाँ से ओके, ये महान हिमालय यहाँ से आपका शुरू होता है, यहाँ से ये आपका आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है सबसे पहले कामेत पर्वत, उसके बाद हमारा नंदा देवी पड़ेगा, फिर हमारा धौलागिरी पड़ेगा, फिर कंचनजंगा पड़ेगा, फिर कूला कंगाड़ी ये भूटान की हैं, चोमो लहरी, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और यहीं पर माउंट एवरेस्ट। ठीक, अब आपसे अगर पूछा जाए कि महान हिमालय यानी ये सारे पर्वत ये कहाँ पड़ते हैं? महान हिमालय में। कौन से हिमालय में? महान हिमालय में। महान मतलब जो बड़ा है वही महान कहलाएगा, तो महान हिमालय को बोलते हैं बृहत हिमालय। क्या बोलते हैं? बृहत हिमालय। और ये सबसे ऊपरी हिस्सा है तो इसी को बोलते हैं हिमाद्री, क्योंकि इस पर बर्फ ज़्यादा रहेगी तो क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, तो महान हिमालय की हो गई। महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। देखिए नंगा पर्वत यहाँ से है और ये अंत में नामचा बरवा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा महान हिमालय है वो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है यहाँ से। लघु जो हिमालय, लघु हिमालय ये शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। लघु हिमालय कहाँ है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है लघु हिमालय। एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले क्या पड़ेगा हमारा? ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर हमारा लघु हिमालय, फिर हमारा शिवालिक। ये शिवालिक है, ये सबसे नया है शिवालिक। तो आप बताओ, ये शिवालिक हो गया, ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ये हमारा महान हिमालय हो गया। ठीक है, और ये हमारा महान हिमालय हो गया, ये हमारा लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय की हमने आपको छोटियाँ बताई थी। लघु हिमालय को क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय, इसी को मध्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कश्मीर घाटी पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कश्मीर घाटी जो है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है। नदी कौन सी है? झेलम नदी कश्मीर घाटी बनाती है। अच्छा, न्योरा घाटी दार्जिलिंग में है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि न्योरा घाटी कहाँ पर है, तो न्योरा घाटी कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। आगे देखते हैं, हिमालय की 4 घाटियाँ हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले कश्मीर घाटी झेलम नदी बनाती है, कुल्लू कांगड़ा घाटी ब्यास नदी बनाती है, मंसूरी घाटी यमुना नदी बनाती है। यमुना क्या बनाती है? मंसूरी, तो याद रखेंगे यमुना मंसूरी। और काठमांडू जो घाटी है वो बागमती नदी बनाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि काठमांडू घाटी किस नदी के द्वारा बनती है, तो हम क्या बताएंगे? काठमांडू घाटी जो है वो बागमती नदी के द्वारा बनती है। ठीक है, अच्छा कंचनजंगा कहाँ स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में ही हिमनद जेमू हिमनद, अभी एक पेपर आया था उसमें पूछा गया था जेमू हिमनद, जेमू हिमनद कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है, तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, जेमू हिमनद से। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जयमंडल है और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब बात करते हैं कुल्लू घाटी की। तो देखिए ज़रा कुल्लू घाटी क्या है? कुल्लू घाटी ब्यास नदी बनाती है। कुल्लू घाटी, इसे देवताओं का घर कहा जाता है। कुल्लू घाटी को क्या कहते हैं? देवताओं का घर। अगर आपसे कोई पूछे कुल्लू घाटी क्या कहते हैं? इसको देवताओं का घर कहते हैं। धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कौन सी? कुल्लू घाटी। शीत मरुस्थल ये काराकोरम के उत्तर पूर्व में है। प्राचीन पर्वत, देखिए ध्यान सुनिएगा, प्राचीन पर्वत अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? अवशिष्ट। अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। और माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं राजस्थान का शिमला। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र में बालाघाट पहाड़ियाँ हैं, सतमाला है, अजंता है और हरिश्चंद्र, ये महाराष्ट्र के हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुजरात वाला। ये गिरी पहाड़ी गुजरात, मांडव गुजरात और बर्धा पहाड़ी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया गिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे गुजरात में है। मांडव पहाड़ियाँ ये भी आपकी गुजरात में है। ठीक है, और बर्धा पहाड़ियाँ ये भी हमारी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। ठीक है, चलिए सबसे पहले पीर पंजाल ये हो गई।
अब इनका क्रम ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर क्या है? विंध्याचल। सबसे ऊपर क्या है? विंध्याचल है। विंध्याचल के नीचे क्या है? सतपुड़ा है। विंध्याचल, सतपुड़ा और सतमाला। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। अब ये काम का है बहुत। सबसे पहले विंध्याचल आएगा, फिर सतपुड़ा आएगा और फिर क्या आएगा? सतमाला आएगा। नाग पहाड़ी ये कहाँ पर है? ये आपकी नागालैंड में नागा पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब ये देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर विंध्याचल है, विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा है, फिर सतमाला है। ये 3 पहाड़ी मैंने बताया था, याद रखनी है आपको। ठीक है, ध्यान सुनना कि विंध्याचल है और सतपुड़ा, इन दोनों के मध्य से निकलती नर्मदा। ठीक है, और इन दोनों के जो मध्य है, इनके मध्य से निकलती है सतपुड़ा और सतमाला के मध्य से निकलती है ताप्ती। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नर्मदा है, देखिए सबसे पहले विंध्याचल आ गई है आपकी, ये विंध्याचल हो गई, ये आपकी सतपुड़ा हो गई और ये आपकी सतमाला हो गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा, ऊपर ये दोनों नर्मदा हो गई, फिर नीचे ताप्ती हो गई। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका इसको याद रखने का ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले विंध्याचल है, फिर आपकी सतपुड़ा है, फिर सतमाला है। तो यहाँ नर्मदा हो गई और यहाँ ताप्ती हो गई। आपसे पूछेगा ताप्ती नदी किन दो के बीच में बहती है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे? सतपुड़ा और सतमाला। चलिए, नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है सतपुड़ा। ठीक है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में है, महादेव पहाड़ियों में आता है और यहीं पर पंचमढ़ी पड़ता है। ठीक है, धूपगढ़ चोटी किस रेंज में? सतपुड़ा रेंज में। मैकाले रेंज, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। कौन सी है? अमरकंटक। विंध्यन रेंज की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कालूनर चोटी। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कालूनर चोटी है वो किस रेंज की है, तो कालूनर चोटी है वो आपकी विंध्यन रेंज की। किस रेंज की है? विंध्यन रेंज की। इसी कालूनर चोटी को बोलते हैं गुडविल पीक। क्या बोलते हैं? गुडविल पीक या सद्भावना चोटी। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सतपुड़ा में है, यानी कि एमपी में पड़ती है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? एमपी में। अब देखते हैं पालकोंडा। पालकोंडा श्रेणी ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। पालकोंडा, पालकोंडा कहाँ पर है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। पटकोई श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में है, महान हिमालय का भाग है। इनको पटकोई श्रेणी बोलते हैं। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि पटकोई श्रेणी किस वह भाग है, तो हम क्या लगाएंगे? पटकोई श्रेणी महान हिमालय का भाग है और ये कहाँ पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, देखिए दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दोद्दा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नंदा देवी हिमालय पर्वत में है, अमरकंटक मैकाल पहाड़ियों में है और गुरु शिखर अरावली में। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि विंध्याचल, सतपुड़ा, सतमाला, इनके बीच से निकलती है नर्मदा और इनके बीच से निकलती है ताप्ती। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप याद कैसे रखेंगे? उत्तर से दक्षिण क्रम विंध्याचल, सतपुड़ा और सतमाला। ठीक है, अजंता हरिश्चंद्र, अजंता और हरिश्चंद्र। क्या बताया था? इनके बीच से क्या निकलती है? नर्मदा निकलती है। इनके बीच से क्या निकलती है? ताप्ती निकलती है। नर्मदा ऊपर है, ताप्ती नीचे, बस ध्यान रखिएगा आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहाड़ियाँ हैं, मैप को आप देख सकते हैं। मुझे बताना पड़ेगा कि भारत का है, लेकिन कोई नहीं, आप समझ जाएंगे, आपको समझना है। देखिए पूर्व घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर। आपको पेपर उठाना और देखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी जो पहाड़ी है वो 3 राज्यों में, तमिल, केरल और कर्नाटक। पेपर ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये आया था कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार निम्नलिखित 4 में से किस में नहीं है। तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है वो तमिल, केरल और कर्नाटक में, K²T। ठीक है, इसे भौगोलिक ग्रंथि कहते हैं। किसे कहते हैं? नीलगिरी को। तो अगर कोई पूछे भौगोलिक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो नीलगिरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट हमारा आपको पता है, पूर्वी घाट। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी पड़ती हैं? जावादी की पहाड़ियाँ, सिवरॉय की पहाड़ियाँ, पंचमलाई की पहाड़ियाँ और सिरुमलाई की पहाड़ियाँ। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि जावेदी की पहाड़ियाँ किस घाट का हिस्सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जावेदी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है और तमिलनाडु में पड़ती हैं। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? मधुकोंडा, पालकोंडा, वेलुकोंडा और नल्लामलाई। ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो महेंद्रगिरी पर्वत। ये अभी जस्ट पेपर में आया कि महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो हम क्या कहेंगे? महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा में है और उड़ीसा पूर्वी तट है, यानी पूर्वी घाट है। उदयगिरी और गड़जात है, सुपर इंपॉर्टेंट, गड़जात की पहाड़ी।
तो गड़जात की पहाड़ी कहाँ पर है? पूर्वी घाट का हिस्सा है, उड़ीसा में पड़ती है। अब जरा आप इस मैप को देखिए, हमने अभी आपको बताया था अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र अभी बताया था। इनके बीच से बहती है नर्मदा, इनके बीच से बहती है सतपुड़ा और सतमाला के बीच से बहती है ताप्ती। ठीक है, ये आपका हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ये मैकाल पहाड़ी है, ये महादेव पहाड़ी है। यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये भी बताएंगे कैसे आती हैं। ठीक है, चलिए पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी हमारी तमिलनाडु में पड़ती है और पालनी पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी कोडाईकुनाल है। कौन सी है? कोडाईकुनाल। अनाईमुदी पहाड़ी ये अन्नामुदी पहाड़ियों में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि ये दक्षिण भारत है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कौन सी? अनाईमुदी। इसको याद रखना, अनाईमुदी। ठीक है, दोद्दा बेटा सेकंड नंबर की है। सेवराय की पहाड़ी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेवराय की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्डामम पहाड़ियाँ, कार्डामम इलायची को इंग्लिश में कार्डामम कहते हैं, तो कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, ये कार्डामम पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो अगस्त्यमलाई है। क्या है? अगस्त्यमलाई। ये केरल तमिलनाडु सीमा में पाई जाती हैं। ठीक है, ताम्रपाणी नदी सुपर इम्पॉर्टेंट दक्षिणतम नदी है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे जो दक्षिणतम नदी है उसे कहते हैं ताम्रपाणी नदी। पापनासम परियोजना ताम्रपाणी नदी पर है, इसको ध्यान रखिएगा कि पापनासम जो परियोजना है, पापनासम परियोजना ये ताम्रपाणी नदी पर है। किस नदी पर है? ताम्रपाणी नदी पर है। ठीक है, और ताम्रपाणी नदी कहाँ से निकलती है? अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अगस्त्यमलाई चोटी से। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बना कि भारत की दक्षिणतम रिवर कौन सी है? ताम्रपाणी। और पापनासम परियोजना किस पर आधारित है? इसी पर, ताम्रपाणी पर। और ताम्रपाणी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है अगस्त्यमलाई चोटी से। ठीक है, और अगस्त्यमलाई चोटी क्या है? ये कार्डामम पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, याद रहेगा, इतना याद रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा बार बार। देखिए दंडकारण्य क्षेत्र, एक्चुअल में ये नक्सली एरिया है। कैसा एरिया? नक्सली एरिया, यानी कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र में 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। दंडकारण्य क्षेत्र टिन के भंडार के लिए जाना जाता है। किसके भंडार के लिए? टिन के भंडार के लिए। तो अब कभी दंडकारण्य क्षेत्र पूछा जाए तो हम क्या आंसर लगाएंगे? टिन। ठीक है, इस पठार की प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है। तो आप ध्यान रखें, इंद्रावती किसकी? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, आप लोगों को पता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या बनता है? ये बनता है कि इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। कई बार होता क्या है ना कि चित्रकूट जलप्रपात को लोग को सोचते हैं कि यूपी में होगा। चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात ये आपका इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। इसको मिनी नियाग्रा बोलते हैं, मिनी नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। मिनी नियाग्रा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि मिनी नियाग्रा जलप्रपात किसे बोलते हैं? तो मिनी नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा दंडकारण्य क्षेत्र में 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। टिन के लिए जाना जाता है। इंद्रावती नदी है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको मिनी नियाग्रा बोलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के जो पर्वत हैं कामेद, बंदरपूछ और इनागिरी, ये उत्तराखंड के पर्वत हैं। चलिए आगे देखते हैं। सैंडल जो पीक है, सैंडल पीक, सैंडल जो पीक है वो उत्तरी अंडमान में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमको ये तो पता है सैंडल पीक अंडमान निकोबार में, लेकिन ये नहीं पता वो उत्तरी में है कि दक्षिणी में। तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट थुलियर, माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। क्या कहेंगे अगर हम लोग कोई पूछेगा कि निकोबार, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर, माउंट थुलियर याद रहेगा। ठीक है, माउंट डियोबोली ये मध्य अंडमान में है, डियोबोली मध्य अंडमान में है, और कोयोब जो है वो दक्षिणी अंडमान में। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर है ना, जिसको कहते हैं वीर सावरकर सेलुलर जेल, ये दक्षिणी अंडमान में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर सावरकर जो सेलुलर जेल है वो कहाँ पर है। हमको ये तो पता है कि अंडमान में है, लेकिन ये नहीं पता वो किस अंडमान में है। तो दक्षिणी अंडमान में है। यहीं पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी ये दक्षिणी अंडमान में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सैंडल पीक हमारे उत्तरी अंडमान में है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है, और ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है।
डियोबोली मध्य अंडमान में है और कोएब जो है वो हमारा दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। यहीं पर पोर्ट ब्लेयर है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर सेलुलर जेल या वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब दक्षिणी अंडमान में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एक है आपका, ये मैं आपको बताता हूँ ज़रा ये क्यों मैंने एक डायग्राम बनाया। यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम क्या है बताता हूँ अभी आपको। एक्चुअल में ये है आपकी शिलोंग का पठार। ये किसका पठार है? शिलोंग का पठार। ये है गारो, ये है खासी, ये है जयंतियाँ, ठीक है। और यहाँ पर है एम मतलब मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी गोलाकार है। पेपर में पूछा जाता है कि मिकिर पहाड़ी कैसी गोलाकार पहाड़ी है। तो गारो, ये जो गारो है ना, गारो पहाड़ी पर, शिलोंग के पठार पर गारो पहाड़ी है। और इसे कैसी पहाड़ी बोलते हैं? कीपनुमा पहाड़ी। क्या बोलते हैं? कीपनुमा पहाड़ी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो नोकरेक है। ये कहाँ पर है? गारो पर है। अब पेपर में पूछा गया तो जो मासिन राम है ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, खासी पहाड़ी में। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, अभी जो पेपर हुआ है, अभी पीईटी या कोई पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ इतने डायग्राम से। देखते हैं जरा क्या है ये। जैसे ये लेमाटोल पहाड़ी है और लुसाई की पहाड़ियाँ। अब लेमाटोल और लुसाई ये मणिपुर मिजोरम में। अभी जो पीईटी हुआ है उसमें में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले ऊपर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण। तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है पटकाई, अरुण पटकाई। नागालैंड में नागा पहाड़ी। ध्यान देने योग्य बात क्या है? मणिपुर को में जो मणिपुरी पहाड़ी ना, इसी को लेमाटोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमाटोल। तो मणिपुरी पहाड़ी को लेमाटोल बोलते हैं और मिजोरम की जो पहाड़ी उसे लुसाई बोलते हैं। तो मणिपुर की पहाड़ी को क्या बोलते हैं? मणिपुर की पहाड़ी को बोलते हैं लेमाटोल, ये लेमाटोल हो गई। और मिजोरम की जो पहाड़ी है मिजोरम, इसे बोलते हैं लुसाई। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। तो माउंट सारामती नागालैंड में किस पहाड़ी पर? नागा पहाड़ी पर। ध्यान रखना कि नागा पहाड़ी पर ही नागालैंड की राजधानी कोहिमा स्थित है, जो भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी है, तो कोहिमा है। ये नागालैंड की है और ये किस पहाड़ी पर है? नागा पहाड़ी पर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।